नमस्कार दोस्तों, बीके टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग हिंदी विषय देख रहे हैं। और हिंदी में जो है आपको टीजीटी और पीजीटी का हम तैयारी करा रहे हैं। और आज का जो मेरा सेट नंबर है, सेट नंबर 13 हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले जो है सेट 12 तक हम डिस्कशन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन मिलने वाला है सेट में, सेट 13 तक जो भी क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी मिला हुआ है, इसी पर आधारित प्रश्न को लिया गया है। जिसमें आपको मिल रहा है यहाँ संपूर्ण साहित्य, हिंदी साहित्य मिल रहा है और हिंदी व्याकरण आपको मिल रहा है। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वैसे ही यहाँ पर अपने हिंदी विषय से जो है आपको 80 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चंस जो दिया गया है उसको प्रीवियस क्वेश्चन से हम जोड़ने का प्रयास करके आपको हम डिस्कशन यहाँ पे आप कराने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं सेट 13 से पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, अपने हिंदी विषय से जो है 80 क्वेश्चन पूछा जाता है और 80 नंबर का होता है। चलिए देखते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है। यहाँ पर जो है अध पर क्या किया गया है, रेखांकित दिया गया है। इस रेखांकित शब्द को बताना है कि क्या है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपको लिखा गया था अधमरा लिखा गया था, रेखांकित किया गया है, अध पर रेखांकित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अधमरा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अध धन क्या हो जाएगा, मरा हो जाएगा। तो ये जो है मरा आपका जो है मूल शब्द हो गया। क्या हो गया जी, ये मूल शब्द है। और मूल शब्द के पहले जो होता है वहीं आपका क्या होता है जी, उपसर्ग होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये अध जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उपसर्ग जो होता है दो शब्दों के मेल से बना है। उपधन सर्ग के मेल से बना है। आप याद रखिएगा, उप का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का मतलब सृष्टि करना, निर्माण करना होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, उपसर्ग जो होता है कभी भी जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है, किसी शब्द के प्रारंभ में लगता है, पहले लगता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यय जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यय जो होता है तदित प्रत्यय होता है और एक जो होता है कृदंत प्रत्यय होता है। पहला तदित प्रत्यय और दूसरा कृदंत प्रत्यय होता है। प्रत्यय जो है आपका 2 शब्दों के मेल से बना होता है। प्रतिधन ऐ के मेल से क्या बना हुआ है, प्रत्यय बना हुआ है। यदि आपसे कहे कि प्रत्यय में कौन सी संधि है, प्रत्यय में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा इसमें जो है यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। क्योंकि हम आपको बताए थे कि जब भी य और व के पहले आधा अक्षर मिले तो वहाँ पर यण स्वर संधि होता है। देख लीजिए, यहाँ पे य के पहले क्या दिया है, आधा त दिया है। तो इसमें प्रत्यय में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। आई होप आप समझ गए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, केवल ध्यान देना है। कह रहा है कि वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है। ध्यान दीजिएगा, रेखांकित वाह पे है, यहाँ वाह लिखा है। यहाँ पर जो है जो ऐसा साइन दिया हुआ है उस साइन को हम लोग बोलते हैं विषमयादि बोधक। क्या बोलते हैं जी, विषमयादि बोधक बोलते हैं। तो विषमयादि बोधक में भी किसका यहाँ पर बोध हो रहा है, तो हर्ष का बोध हो रहा है, खुशी का बोध हो रहा है वाक्य को पढ़ने से। तो हर्ष बोधक वाक्य आपका, हर्ष बोधक अव्यय जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि ये चिन्ह जो है किसका है, तो याद रखिएगा ये जो है विषमयादि बोधक का चिन्ह है। चिन्ह से भी सवाल पूछा जा सकता है, कहे कि ये चिन्ह जो है किसका चिन्ह है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका योजक चिन्ह है। क्या है जी, योजक चिन्ह का ये संकेत है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
यह चिन्ह आपसे पूछा जा सकता है कि यह चिन्ह किसका है। तो याद रखिएगा यह चिन्ह जो है इसको हम लोग बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह बोला जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। इसमें आपको तत्सम शब्द क्या करना है? पहचानना है। ध्यान रखिएगा तत्सम का मतलब क्या होता है कि जो संस्कृत का जो शब्द होता है वो क्या होता है जी? तत्सम होता है। संस्कृत किस शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। तो यहाँ पर जब आपको हम हिंदी व्याकरण में पढ़ाए हुए हैं शब्द भेद। क्या पढ़ाए हुए हैं? शब्द भेद। और उसमें आपको हम बताए हुए हैं कि याद रखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला जो होता है आपका तत्सम होता है, दूसरा जो होता है आपका तद्भव होता है, तीसरा जो होता है आपका देशज होता है, और चौथा जो होता है आपका विदेशज होता है। तो आपको हम तत्सम तद्भव से बहुत सारा ट्रिक भी बताए हैं। तत्सम में आपको हम बताए थे कि कहीं पर भी आपको जो है वह मिले, कहीं पर क्या मिले? वह मिले, तो वो जो शब्द होता है वो आपका तत्सम हो जाता है। और तद्भव में क्या होता है कि वह का क्या हो जाता है? ब हो जाता है। तो वो शब्द क्या हो जाता है? आपका तद्भव आपका हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कहीं पर भी किसी शब्द में वह मिलता है तो वो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। और जब वह जो है ब में बदल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका तद्भव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि तत्सम शब्द को पहचानना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है कारण शब्द जो है आपका क्या है? तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए इसका एक और रूल हम आपको बताए हैं कि जहाँ पर अड़ा दिया रहे, क्या दिया रहे? अड़ा दिया रहे, तो वो शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। और यहीं अड़ा जो है न में क्या होता है? बदल जाता है, तो क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है। देखिए इसमें अड़ा शब्द मिल गया तो ये कारण में क्या है जी? आपका तत्सम शब्द है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है बंदर है, बंदर में ब है तो क्या हो जाएगा? ये जो होगा आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका तत्सम अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? वानर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वानर हो जाएगा। अब देखिएगा दूध भी आपका क्या है जी? तद्भव शब्द है। दूध कौन सा तद्भव शब्द है? लोहा भी क्या है? तद्भव शब्द है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, लेकिन इसमें शब्द भेद से सवाल पूछा हुआ है। तो आप याद रखिएगा रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला याद रखिएगा रूढ़, दूसरा याद रखिएगा यौगिक। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा याद रख लीजिए योग रूढ़। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। कह रहा है कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ कह रहा है संज्ञा से सवाल पूछा हुआ है और कह रहा है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का या व्यक्तियों का बोध होता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा उससे हम लोग जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि ये खुद जातिवाचक संज्ञा का ये परिभाषा ही यहाँ पर लिख दिया गया है कि जब संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा हम लोग बोलेंगे। अभी हम बताए थे कि याद रखिएगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो इस चीज़ को ये ध्यान रखिएगा, स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं जी? 5 भेद होते हैं। तो ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। यदि आपसे कहता है कि वर्तमान काल, क्या कहता है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा वर्तमान काल के भी कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर जो है अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए।
ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है धीरे धीरे पर क्या है, रेखांकित शब्द है, रेखांकित है धीरे धीरे पर। तो आपको बताना है कि धीरे धीरे जो है किस प्रकार का शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक ही शब्द को दो बार दोहराया जाए, जब एक ही शब्द को दो बार दोहराया जाए तो समझ लीजिए कि वो जो है आपका जो है क्रिया विशेषण। क्या है जी, क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5 का 3 सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण क्या करता है, ये जो है क्रिया की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिया विशेषण बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि क्रम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। पहला याद रखेंगे आप सकर्मक क्रिया, और दूसरा याद रखेंगे अकर्मक क्रिया। क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक हो गया। अब याद रखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद। लेकिन पूछे कि सर्वनाम की कुल संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। कुल संख्या कितना होता है, 11 होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो देखिए, रेखांकित किया गया है, रात भर पर किया गया है। तो आपका जो है रात भर जो है किस प्रकार का शब्द है, तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा, रात भर जो होगा ये जो है आपका विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये रात भर में किस प्रकार का विशेषण है, क्योंकि आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितना भेद, 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा जो होता है सर्वनामिक विशेषण होता है। तो याद रखिएगा कि इस रात भर में जो है आपका जो है परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण आपका है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिए। 7 नंबर कह रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो, ये जो है किस प्रकार का वाक्य है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कहाँ जो है क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 7 का। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन याद रखेंगे, अगर आपसे कहता है कि अर्थ के आधार पर, क्या कहता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 8 प्रकार के होते हैं। अब आपसे पूछ दे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। नाम भी देख लीजिए, पूछा जाता है सरल वाक्य, दूसरा जो होता है आपका संयुक्त वाक्य होता है, और तीसरा जो होता है आपका मिश्र वाक्य होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल जो है बनता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, कि अशुद्ध वाक्य कौन सा दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो ये तो बिल्कुल राइट लग रहा है, सही लग रहा है। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें, यही वाक्य जो है क्या है, गलत है। इसको ऐसे होना चाहिए कि मुझ पर कृपा करें, मुझ पर क्या करें, मुझ पर कृपा करें, ये वाक्य जो होगा आपका सही होगा। तो अशुद्ध था ये वाला, तो यही ना आपका आंसर होगा, अशुद्ध ही चुनना था ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। मेरे घर के सामने पाठशाला है, ये तो बिल्कुल सही है। वहाँ भारी भीड़ थी, ये भी सही है। आपका गलत जो था वही आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा है, ये जो x की तरह दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि रेखांकित चिन्ह कौन सा है। तो ये जो है इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं लोप सूचक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोप सूचक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है।
देखिएगा मथुरा की बात किया है तो मथुरा तो ब्रज भाषा के लिए क्या है, फेमस है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। और वृंदावन में भी ब्रज भाषा आपका बोला जाता है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप याद रख सकते हैं, आप याद रखिएगा कि ब्रज भाषा जो है कहाँ से निकली है, तो ये जो है पश्चिमी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से निकली है, ठीक है ना, पश्चिमी हिंदी से निकली है। इसके अंतर्गत याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ आती है। कितनी बोलियाँ आती है, 5 बोलियाँ आती है। पहला जो हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा ब्रज भाषा हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बुंदेली हो जाएगा, बुंदेली। तीसरा आपका खड़ी बोली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा। चौथा जो हो जाएगा हरियाणवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरियाणवी हो जाएगा। एक और छूट रहा है, तो एक हो जाएगा आपका जो है कन्नौजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्नौजी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती है जी, 5 बोलियाँ आती है, ब्रज भाषा, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी। अब देखिएगा ये मरवाड़ी जो है राजस्थानी, ये राजस्थानी से निकली है मरवाड़ी। अब देखिए आपसे अगर पूछा जा सकता है कि एक जो है तुलसीदास का ग्रंथ है विनय पत्रिका, कौन सा है जी, विनय पत्रिका तुलसीदास का ग्रंथ है, कहे कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो याद रखिएगा विनय पत्रिका की भाषा भी क्या है, ब्रज भाषा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं, हिंदी में अगर पूछा जाए, हिंदी में अगर पूछा जाए, हिंदी में पूछा जाए कि बोलियों की संख्या कितनी है, हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है, 18 है। कितनी है जी, 18 है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो याद रखिएगा हिंदी की उपभाषाएं जो है 5 है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, 5 है। आप 5 देख भी सकते हैं। 5 में आपका जो हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। और दूसरा जो हो जाएगा आपका पूर्वी हिंदी हो जाएगा, पूर्वी हिंदी हो जाएगा। पूर्वी हिंदी के बाद जो हो जाएगा आपका बिहारी हिंदी हो जाएगा, बिहारी हिंदी के बाद जो हो जाएगा आपका राजस्थानी हिंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजस्थानी हिंदी हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा आपका पहाड़ी हिंदी हो जाएगा। ये 5 उपभाषा के अंतर्गत जो है, 5 उपभाषाएं जो है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, इन्हीं 5 उपभाषाओं के को मिलाकर जो है कुल बोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। यानी आप देखिएगा तो पश्चिमी हिंदी से 5 बोली निकलेगी, उसके बाद बिहारी हिंदी से 3 निकलेगी, और पूर्वी हिंदी से भी 3 निकलेगी, और उसके बाद उसके बाद पहाड़ी हिंदी से निकलेगी, और राजस्थानी हिंदी से निकलेगी। आपका राजस्थानी हिंदी से 4 निकल जाएगा, और पहाड़ी हिंदी से 3 निकल जाएगा। जोड़िएगा तो 5 3 8 3 11 4 15 3 18 हो जाएगा। कुल बोलियों की संख्या याद रखिएगा 18 होता है। ये एग्जाम में 1-2 बार पूछा भी है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 11 नंबर देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वर्ण से लिया गया है। कह रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ लगा दिया है कि मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के। तो याद रखिएगा मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्वर जो होंगे 2 होंगे। एक जो होता है आपका ह्रस्व स्वर होता है, क्या होता है जी, ह्रस्व स्वर होता है। और दूसरा जो होता है, इसको मिटा देते हैं, ह्रस्व स्वर होता है। और दूसरा आपका जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लघु स्वर बोलते हैं। और दूसरा जो होता है आपका दीर्घ स्वर होता है, क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। और दीर्घ स्वर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु स्वर बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसमें प्लुत स्वर आप मत जोड़िएगा, नहीं तो प्लुत स्वर जोड़िएगा तो संख्या 3 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है कि मात्रा के आधार पर, तो याद रखिएगा 2 ही होता है, एक ह्रस्व स्वर और एक जो होता है दीर्घ स्वर आपका होता है। अब ध्यान रखिएगा, कहे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। कहे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यदि आपसे प्रश्न कहता है कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
12 कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है आय जो है स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे वाक्य बनाइएगा तो उसकी आय कम है, उसकी आय क्या है, कम है। ऐसे नहीं कहते हैं कि उसका आय कम है, नहीं, कहते हैं कि उसकी आय कम है। तो इसी से पकड़ा जा रहा है कि आय जो है आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, सदानंद का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें जो होता है ये वाला जो द होता है पहले वर्ण में बदल जाएगा, तो सत धन क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी संधि विच्छेद करने पर हलंत शब्द आ जाए तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो याद रखिएगा उसमें जो हो जाएगी व्यंजन संधि आपका हो जाएगा। जहाँ पर संधि करने पर संधि विच्छेद करने पर हलंत ये आ रहा है तो वहाँ व्यंजन संधि हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर है 14 नंबर की पुस्तकालय में कौन सी संधि है। देख लीजिए, यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा दिया हुआ है, काम में बड़ी मात्रा है ना, आ वाला दिया है। आपको हम संधि पढ़ाए हैं तो बताए हैं कि जहाँ पर बड़ी मात्रा मिले, जैसे आ मिल गया, बड़ी ई मिल जाए, बड़ा ऊ मिल जाए, तो वहाँ पर जो होता है दीर्घ स्वर संधि होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अभिधन उदय की संधि कीजिए। अभिधन उदय की संधि से करेंगे तो कौन सी संधि होगी, तो इसमें देख लीजिए 15 नंबर का हो जाएगा अभ्युदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभ्युदय। और आपको हम बताए हुए हैं कि जब भी य और व के पहले आधा वर्ण मिले तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी जी, यण स्वर संधि हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि अभ्युदय में कौन सी संधि है तो यण स्वर संधि आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 का है कि यथासंभव में कौन सा समास है। तो ध्यान रखिएगा, यथासंभव में जो है आपका जो है अव्ययीभाव समास है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अव्ययीभाव समास पहचानने के लिए आपको हम बताए थे कि देखिएगा, अव्यय के रूप में आपको मिलेगा सबसे पहले यथा मिलेगा, या प्रति मिल जाए, ठीक है ना, या अनु मिल जाए। तो ये सब जो होता है आपका अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास का पहला पद जो होता है अव्यय होता है, चाहे उपसर्ग होता है। वहीं तत्पुरुष समास का दूसरा पद जो होता है प्रधान होता है। लेकिन पहचानेंगे कैसे, तो जब भी अगर कोई मान लीजिए कि कोई शब्द दिया है, अगर कोई शब्द दिया है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर राजपुत्र दिया है, तो इस शब्द का हम लोग क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। तो समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का पुत्र होगा। क्या होगा, राजा का पुत्र। तो समास विग्रह करने पर जब भी आपको कारक चिन्ह मिल जाए, जैसे का यहाँ पर मिला ना, जब भी कोई भी कारक चिन्ह मिल जाए, जब कारक चिन्ह मिलता है तो वह तत्पुरुष समास हो जाता है। द्विगु समास का पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। क्रमधारय समास में आपको मिलेगा विशेषण और विशेष्य आपको मिलता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 17 नंबर देख लीजिए। 17 नंबर भी बहुत इजी प्रश्न है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम का मतलब जो है संस्कृत का शब्द। और आपको हम बताए थे कि यदि किसी अक्षर के ऊपर, ये भी तो र है ना, ये र है, या ऐसे अक्षर के नीचे र दिया हो, या ऐसे अक्षर के नीचे ये वाला र दिया हो, ये नीचे वाला र दिया हो, तो ऐसा र मिलता है, चाहे नीचे से ये वाला र मिले, ठीक है ना, चाहे ये वाला आपको र मिल जाए, चाहे ये वाला मिले, तो वहाँ पर कौन सा शब्द होगा, तो वहाँ पर जो होगा तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे प्रिय में जो है प में नीचे र मिला है आधा, तो ये वाला जो है प्रिय शब्द जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तत्सम जो है दो शब्दों के मेल से बना है। तत् धन सम के मेल से आपका तत्सम शब्द बना हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है। विदेशज का मतलब कि जो दूसरे देश से आया हुआ है वहीं जो होगा आपका विदेशज होगा। तो ध्यान रखिएगा, रिक्शा जो है आपका जो है विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है, विदेशज शब्द है, क्योंकि ये जापान से आया हुआ है। कहाँ से लिया गया है, जापानी शब्द है रिक्शा, इसलिए क्या है विदेशज
शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। अभी आपको हम बताए थे कि सर्वनाम के 6 भेद होता है, लेकिन हिंदी में पूछे कुल कितने सर्वनाम हैं तो होता है 11। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे आप इसमें याद भी रख सकते हैं 11 कैसे होता है, आपको हम दिखा भी दे रहे हैं। जैसे याद रखिएगा, कई बार बताए भी हैं आपको, मैं, तू, आप, यह के बाद वह के बाद जो के बाद आप याद रखिएगा सो के बाद कौन के बाद आप याद रखिएगा क्या के बाद कोई के बाद एक और बच रहा है कुछ। गिन लीजिए, 11 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो याद रखिएगा, हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या पूछा जाए तो 11 और कुल भेद पूछा जाए तो 6। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि पर्वतीय कौन सा विशेषण है। पर्वतीय कौन सा विशेषण है, तो ये जो है आपका संबंधवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है, संबंधवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर विशेषण के तो 4 ही भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, कौन कौन होता है जी, देख लीजिए। विशेषण के 4 भेद में पहला जो होता है आपका गुणवाचक विशेषण होता है, दूसरा जो होता है आपका संख्यावाचक विशेषण होता है, तीसरा जो आपका होता है परिमाणवाचक विशेषण होता है, और चौथा जो होता है आपका सर्वनामिक विशेषण होता है। तो आप बताइएगा कि पर्वतीय में कैसे जो है संबंधवाचक विशेषण, आंसर राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 ही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देख लीजिए। 21 कह रहा है कि हाय अब मैं क्या करूं। इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। तो विस्मय बोधक वही होता है जिसके आगे जो है ऐसा चिन्ह लगा होता है, तो हाय में है, तो ऑप्शन नंबर 21 का 1 जो होगा सही हो जाएगा। देखिएगा, विस्मयादि बोधक शब्द क्या कहता है कि जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक या घृणा का बोध हो वही क्या होता है, विस्मय बोधक वाक्य होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 22 नंबर देख लीजिए। 22 कह रहा है कि अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिएगा, एक अली हर्षिकार से दिया है उसका मतलब भौरा होता है, और बड़ी मात्रा दिया है उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका सखी हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23 नंबर। 23 कह रहा है कि उपसर्ग व शब्दांश है जो, उपसर्ग शब्दांश है कहाँ लगेगा, पहले लगेगा, शब्द के पहले यानी कि प्रारंभ में जुड़ेगा या आगे जुड़ेगा, यही ना। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, आगे जुड़ता है कि शब्द के आगे यानी कि पहले जुड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अचानक आफत आ पड़ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा 24 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। कह रहा है कि स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है, मतलब स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है, तो पैरों पर खड़ा होने का अर्थ है स्वावलंबी होना। तो ऑप्शन नंबर 25 का 3 सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ देख लीजिए मुहावरा से जो है 2 से 3 प्रश्न जो है हर एक सीट में मिल रहा है, तो मुहावरा भी देखना आवश्यक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 26 नंबर देख लीजिए। 26 नंबर कह रहा है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। तो जो ब्रज है यानी कि जो ब्रज भाषा है वो जो होती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आएंगी जी, तो 5 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां, 5 बोलियां आती हैं, आप देख भी सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका जो है ब्रज भाषा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका ब्रजभाषा हो गया,
उसके बाद बुंदेली हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगी, कनौजी हो जाएगा, हरियाणवी हो जाएगा। तो ये जो होगा आपका 5 बोली इसमें आती है। अब कहा जाए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती है। जैसे आप देख सकते हैं, इसको हम बताए थे ट्रिक ABC से, ए से अवधी हो जाएगा, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उसी प्रकार से राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती है, 4 बोलियाँ आती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती है। तो अब आपसे पूछे कि हिंदी में कुल बोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 18 हो जाएगी। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 27 नंबर देख लीजिए। 27 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसने कहा था कहानी जो है, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1915 है, 1915 ही है या 1914 होगा, 1915 ही है, हम श्योर हैं। इस कहानी के जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनकी और भी रचना है, चंद्रधर शर्मा की और भी रचना है, जैसे याद रख सकते हैं सुखमय जीवन। क्या याद रख सकते हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा इन्हीं का है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा इन्हीं का है। अब देखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि अपभ्रंश को क्या कहता है, कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही कहा है। याद रखिएगा, प्रेमचंद्र को कथा सम्राट हम लोग बोलते हैं या उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास याद रखिएगा पूछ लेता है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र क्या है, ये अधूरा उपन्यास इनका है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, उर्वशी किसका काव्य है। तो उर्वशी जो है आपका जो है रामधारी सिंह दिनकर का ये काव्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, उर्वशी काव्य पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उर्वशी पर इन्हें मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है। किसको, रामधारी सिंह दिनकर को मिला हुआ है। और रामधारी सिंह दिनकर की और भी रचना है जिसको आप याद रख सकते हैं, जैसे आप जो है कुरुक्षेत्र याद रखिए, रश्मि रथी जो है इन्हीं का है। और याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर, क्या है जी, संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इस पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ है संस्कृति के 4 अध्याय पर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब बताइए कि महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो इनको मिला है यामा रचना पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की आप रचना बताइए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इनकी रचना जो है एक घूंट, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। एक घूंट किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद का कहे कि अंतिम नाटक कौन सा है, तो इनका अंतिम नाटक जो है ध्रुव स्वामिनी, याद रखिएगा इनका अंतिम नाटक है। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29 नंबर देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो ऑप्शन के अनुसार जो है दर्शन का प्रयोग जो होता है सदैव बहुवचन में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं 30 नंबर। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर राम घर गया था, ये भूतकाल का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिएगा भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा भूतकाल के 6 भेद होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी तुरंत जो है 1-2 दिन पहले जो है चैप्टर काल से जो है मेरा 2 वीडियो डाला हुआ है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। देख लीजिए, काल से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 31 नंबर हो जाएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वह किस भाषा में रचित है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नागार्जुन को जो है
नागार्जुन को जो अकादमी पुरस्कार मिला है उस रचना का नाम है पत्रहीन। क्या है जी? पत्रहीन नग्नगाछ। पत्रहीन नग्नगाछ पर इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और ये पत्रहीन नग्नगाछ जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका मैथिली भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? तो देवनागरी लिपि होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है सुमेलित करने वाला है, देख लेते हैं 32 नंबर। थोड़ा सा 32 नंबर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं कि सुमेलित करने में आसान रहे। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है निर्मला, निर्मला क्या है? तो ये जो है निर्मला उपन्यास है। क्या है जी? उपन्यास है। और ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। अब देखिएगा यहाँ जो है चीता के फूल दिया है, तो चीता के फूल जो है आपका जो है निबंध है। क्या है जी? आपका निबंध है। और इसके रचयिता जो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। कौन है जी? राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा वरदान। तो वरदान जो है आपका जो है ये कहानी है। क्या है जी? कहानी है। किसका कहानी है? तो ये प्रेमचंद्र का, मुंशी प्रेमचंद्र का क्या है? ये वरदान कहानी है। उसके बाद देख लीजिए भारत दुर्दशा जो है यह जो है एक नाटक है। और ये किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? ये नाटक है। तो ध्यान रखिएगा हम लोग क्या मिलाए हुए हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए के लिए मिलाए हुए हैं कौन? 4। ऑप्शन ए का 4 और ऑप्शन बी का 3। 4 3 हमको देखना है कि 4 3 किस में दिया है। 4 3 थोड़े ना, 4 और 3 यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए के लिए हम लोग क्या मिलाए हैं? ए के लिए हम लोग मिलाए हैं 4 नंबर, ठीक है। और बी के लिए हम लोग क्या मिलाए हैं? चीता के फूल के लिए निबंध है, तो यानी कि 3 मिलाए हैं, ठीक है। उसके बाद 3 के लिए क्या मिलाए हैं? 1 मिलाए हैं, तो 1 आ गया यहाँ पे। और डी के लिए क्या मिलाए हैं? नहीं, डी के लिए नहीं 1 है, डी के लिए 1 हो जाएगा। अब वरदान 4 3 2 1 होना चाहिए, 4 3 2 1, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन कहाँ है 4 3 2 1। 4 3 2 1 तो किसी में नहीं है, तो यही आपका 4 3 2 1 वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है, ये ऑप्शन जो है आपका गलत दिया हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर। 33 कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपका आदि काल की रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही हो जाएगा। 33 का ए आपका सही हो जाएगा। और ये पृथ्वीराज रासो जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो चंद्रवरदाई के द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मैथिली शरण गुप्त जी की पहली उल्लेखनीय रचना हेमंत है, किस भाषा में रची गई है? पहली इनकी रचना कौन सी है जी? हेमंत है। तो हेमंत को जो लिखा गया है खड़ी बोली में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसी खड़ी बोली को हम लोग क्या बोलते हैं जी? खड़ी बोली को हम लोग कौरवी बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा था? तो याद रखिएगा खड़ी बोली को कौरवी बोला गया था राहुल संकृत्यायन द्वारा। किसके द्वारा? राहुल संकृत्यायन द्वारा खड़ी बोली को कौरवी बोला गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 35 नंबर देख लीजिए। 35 कह रहा है, 35 थोड़ा देखिए अच्छे से। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? मैं पहले जो लेखक है उनका आपको नाम बताना है। तो इनके लेखक का नाम जो है गारसा द तासी है। गारसा द तासी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि इनकी एक रचना है जो 1839 ईस्वी में आती है। उस रचना और ग्रंथ का नाम भी आपको हम सुना देते हैं। इनका है इश्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। ये 1839 में आती है, तो सबसे पहले इनकी रचना हो जाएगी।
अब देखिएगा जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना कब आती है जी? ग्रंथ इनका है 1888 में आता है। 1888 में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब देखिए शिव सिंह सेंगर रचना किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी एक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका आता है 1929 में आता है। तो सबसे पहले लेखक माने जाएंगे गारसादास। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 36। प्रयोगवादी कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा ये अज्ञे जी जो हैं प्रयोगवादी कवि हैं। और अज्ञे जी की रचना देख लीजिए, जैसे भग्नदूत जो है इन्हीं की रचना है। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? आंगन के पार द्वार जो है इन्हीं की रचना है। और आंगन के पार द्वार रचना पर इनको मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है अज्ञे जी को। बच्चन का पूरा नाम जो होता है हरिवंश राय बच्चन होता है। इनकी रचना देख लीजिए है मधुशाला है। क्या है जी? मधुशाला है। उसके बाद है मधुबाला है। और उसके बाद है मधुकलश। मधुकलश, शाला बाला कलश याद रखिए, यानी कि मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। नागार्जुन का जो है मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है। देखिएगा 37 नंबर कर है कलाधार उपनाम से कविता लिखते हैं। तो कलाधार उपनाम से कविता जो लिखते हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 आपका सही हो जाएगा। अब देखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम तरंगिनी, इन्हीं की रचना है। और हिम कृतनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की ही रचना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कुछ उपन्यास देख लीजिए थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद का, जो एग्जाम में जो पूछा जाता है। जैसे कहे कि तितली किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का। इरावती किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का। और कंकाल भी जो है जयशंकर प्रसाद का क्या है? उपन्यास है। इनका जो है नाटक भी आप देख सकते हैं, जैसे चंद्रगुप्त इन्हीं का नाटक है, स्कंदगुप्त इन्हीं का नाटक है, अजातशत्रु इन्हीं का नाटक है, ध्रुव स्वामिनी इन्हीं का ही नाटक है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। और याद रखिए कि जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि हैं। चलिए हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 38। कृष्ण भक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कृष्ण भक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो ये जो है आपके सूरदास हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। देखिएगा ये सूरदास जी जो हैं, सूरदास जी को बोला गया है वात्सल्य रस का सम्राट बोला गया है। एग्जाम में खूब पूछता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा गया है? तो सूरदास को बोला गया है। और सूरदास की रचना आप ध्यान रखिएगा, रचना इनकी फेमस है। जैसे सुर साहित्य है, सुर सरावली है और साहित्य लहरी है। सूरदास की क्या है? रचना है। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है जी? बीजक कहलाता है। केशवदास को काव्य की आत्मा बोला गया है। क्या बोला गया है? काव्य की आत्मा बोला गया है। और केशवदास की रचना याद रखिएगा रसिक प्रिया। क्या है? रसिक प्रिया है। इनका कवि प्रिया है, नखशिख है, रामजस चंद्रिका है, केशवदास की रचना है। 39 नंबर देखिएगा कह रहा है कि रीतिकाल में वीर रस के कवि कौन है? तो वीर रस के कवि जो हो जाएंगे आपके भूषण हो जाएंगे। और भूषण का संबंध जो है किस काल से है? तो ये रीतिकाल से इनका क्या है? संबंध है। जो वीर रस के क्या है जी? कवि हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। लेकिन देखने से पहले आप बताइए कि बिहारी जो हैं रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? ये जो है रीतिसिद्ध कवि हैं कि रीतिसिद्ध कवि हैं। इनकी एक रचना है, कौन सी रचना है? तो बिहारी सतसई। एक रचना लिख के ये क्या हो जाते हैं? फेमस हो जाते हैं, बिहारी सतसई। अब देखिएगा घनानंद भी बहुत ही क्या है? फेमस हैं, जो रीतिकाल से संबंधित हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देख लीजिए। 40 कह रहा है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं।
तो कृष्ण काव्य के प्रणेता जो हैं आपके पुष्यदंत हैं। कौन है जी? पुष्यदंत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहे कि महापुराण, महापुराण जो है किसकी रचना है? तो महापुराण जो है पुष्यदंत की क्या है? रचना है, याद रखिएगा। शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी भी एक नाम फेमस है, इनका एक रचना आप बताएंगे। इनकी रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है? शालिभद्र सूरी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें किस रस का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है आपका वीर रस है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, और हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है हास होता है। भयानक रस का स्थायी भाव जो होता है भय होता है। चलिए हम वो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। 42 कह रहा है कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रुखी। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो है आपका श्रृंगार रस है, और श्रृंगार में भी वियोग रस है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कहे कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो याद रखिएगा, शांत रस का स्थायी भाव जो होता है निर्वेद होता है। कहे कि रस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। कह रहा है कि अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधमुख रहित उधर नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुमहालिनु जय, नलिनी हिस्कर की मारी। इसमें जो है किस प्रकार का इसमें रस का वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है विप्रलभ श्रृंगार का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, विप्रलभ श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। चलिए हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 44 नंबर देख लीजिए। 44 कह रहा है काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, काव्य में जो रसों की संख्या होती है या माना जाता है 9 रस को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा 44 का। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहता है कि समास के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा 6 भेद होते हैं। कहे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 45 नंबर। कह रहे कि व्यष्टि का विलोम है। तो व्यष्टि का विलोम जो हो जाएगा आपका समष्टि हो जाएगा। समष्टि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर देख लीजिएगा। 46 कह रहा है कि हट जा जिनिए जोगियो, हट जा भांगो वाली, हट जा पंताम प्यारी। इसका क्या अर्थ है? ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ जो है यहाँ पर जो दिया गया है, हट जा तू जीने योग्य है, हट जा तू भांगों वाली है, तू पुत्रों की प्यारी है। ये तीनों अर्थ जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 47 नंबर देख लीजिए। 47 कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में लहना सिंह और वो लड़की दुकान पर किस लिए गए थे? वो किस लिए गए थे? तो ध्यान रखिएगा, वो जो गए हुए थे तो लहना जो था अपने मामा के लिए केस धोने के लिए दही लेने आया था, और वह लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 48 नंबर देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 48 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि लहना के मामा का घर कहाँ था? तो इनके मामा का घर था गुरु बाजार में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये लहना सिंह से ही है, उसने कहा था से सब क्वेश्चन है। जब उस लड़की ने कहा तो लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? जब उस लड़की ने कहा तो लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो ध्यान रखिएगा, वापस जाती हुई लड़की को मोहरी में ढकेल दिया, बिल्कुल सही है।
एक छड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, किसी वैष्णवी से टकराकर एक अंधे की उपाधि पाई। तो ध्यान रखिएगा इसमें सभी सही है, तो 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानार्थक शब्द से दिया है, कह रहा है कि अंबर का समानार्थक, समानार्थक का मतलब इसका पर्याय पूछ रहा है, पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो अंबर का मतलब होता है नभ हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, गगन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 50 का 1 सही हो जाएगा। अब देखिएगा धरती का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, वसुधा हो जाएगा, ठीक है ना, पृथ्वी हो जाएगा, ठीक। रवि को हम लोग बोलते हैं दिनकर बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं और दिवाकर बोलते हैं। और नभ का प्रवाची शब्द एक याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है, शून्य किसका प्रवाची शब्द है, तो नभ का प्रवाची शब्द है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 51, निम्नलिखित में से कौन समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। समानार्थी जोड़ी कौन सा जो है आपका सही है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो है पार्वती जी को महेश्वरी बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा, 51 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 52 नंबर देख लीजिए। 52 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। यहाँ कौशल का मतलब क्या होता है, कौशल का मतलब दक्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, 52 का 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ प्रवीण दिया गया है, तो प्रवीण का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है, किसी काम में प्रवीण होना यानी कि दक्ष होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 53 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर कह रहा है कि निर्वात का समानार्थी शब्द होगा। निर्वात का मतलब फिजिक्स में पढ़े होंगे, बिना हवा वाला, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर 55 कह रहा है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है। तो इनके अनुसार जो आती है प्राच्य के अंतर्गत आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 56 नंबर देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है। शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा इनका एकमात्र उपन्यास जो है देहाती दुनिया है। कौन सा है, देहाती दुनिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा ये देहाती दुनिया कब उपन्यास ये लिखा जाता है, तो 1926 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये उपन्यास जो है बहुत फेमस उपन्यास है, जिसमें क्या किया जाता है, इस उपन्यास में जो है ग्रामीण जीवन को दिखाया जाता है। ग्रामीण जीवन को क्या किया जाता है, इसमें दिखाया गया है इस उपन्यास में। और शिवपूजन सहाय का एक कहानी बहुत फेमस है, जो बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, कहानी का प्लॉट। कहे कि कहानी का प्लॉट किसकी कहानी है, तो शिवपूजन सहाय की क्या है, कहानी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का है वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके विरोधी आचार्य जो हैं आपके हो जाएंगे शिवनाथ, यानी कि आचार्य शिवनाथ हो जाएंगे, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। अब देखिएगा कहे कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। अगर आपसे कहता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो हो जाएंगे भामा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे जी, भामा हो जाएंगे। और आप याद रखिएगा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है अर्थालंकार, दूसरा शब्दालंकार और तीसरा होता है उभया अलंकार होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि रस को साहित्य की आत्मा कौन मानते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है। रस को साहित्य की आत्मा कौन मानते हैं। ये जो है आचार्य विश्वनाथ ने क्या माना है, रस को साहित्य की आत्मा माना हुआ है। और ध्यान दीजिएगा इनका जो है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है,
उस ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। क्या है जी? कहे कि साहित्य दर्पण जो है किसका ग्रंथ है? तो आचार्य विश्वनाथ का जो है साहित्य दर्पण ग्रंथ है। और ये साहित्य दर्पण ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो आप याद रखेंगे, इसको लिखा गया है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इतना चीज़ ध्यान रखते हैं तो आप जो है 1 नंबर यहाँ से लेके चले आएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर जो है आचार्य मम्मट भी आए हुए थे। आचार्य मम्मट को आपको हम दिखाते हैं कि आचार्य मम्मट जी कहाँ हैं। तो ध्यान रखिएगा, दिखेगा आपको आचार्य, इसका आंसर तो 2 नंबर सही हो जाएगा। और आचार्य मम्मट के बारे में आपको क्या याद रखना है? इनकी एक रचना है काव्य प्रकाश। क्या है जी? काव्य प्रकाश जो है कहे कि किसकी रचना है? काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है? तो आचार्य मम्मट का क्या है जी? ये प्रमुख ये ग्रंथ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी कि रस को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो आचार्य विश्वनाथ ने माना है। और इनका एक आपको बताए थे हम रचना, याद रखिएगा, साहित्य दर्पण इन्हीं की क्या है? रचना है। भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58, पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? भाव दमन को अनिष्टकर किसने माना है? तो ध्यान दीजिएगा, ये अरस्तु साहब जो है भाव दमन को क्या माने हैं? अनिष्टकर माने हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि विरेचन का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत जो है किसका है, या विरेचन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ध्यान रखेंगे, विरेचन सिद्धांत जो दिया गया है अरस्तु के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? अरस्तु के द्वारा दिया गया है। और अरस्तु साहब जो थे विरेचन सिद्धांत के द्वारा भाव दमन को अनिष्टकर माना है। विरेचन सिद्धांत के द्वारा भाव दमन को क्या माना है? अनिष्टकर माना हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन हैं? तो अभी हम आपको बताए थे कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहे या संस्थापक आचार्य कहे, तो आपका जो हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा भामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर आपसे कहता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अगर कहता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है सुशोभित करने वाला। क्या होता है? सुशोभित करने वाला, शोभा बढ़ाने वाला इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब कहे कि अलंकार को काव्य की आत्मा किसने कहा है? अलंकार को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो याद रखिएगा, अलंकार को काव्य की आत्मा कहने वाले जो हैं भामा है। कौन है जी? भामा है। अलंकार को काव्य की आत्मा भामा कहा है। और रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो ये आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है? रस को काव्य की आत्मा कहा है। और अलंकार को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो याद रखेंगे भामा ने कहा है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर जो है दंडी साहब आए हुए हैं, इनकी एक रचना याद रखिएगा, कहे कि काव्य दर्श नामक ग्रंथ किसका है? तो ये दंडी का क्या है? काव्य दर्श ये ग्रंथ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब जो है उद्भट का भी एक ग्रंथ है, फेमस ग्रंथ है, एग्जाम में पूछता है, काव्यालंकार सार संग्रह। काव्यालंकार सार संग्रह जो है किसका ग्रंथ है? तो ये जो है उद्भट का ग्रंथ है। किसका है जी? उद्भट का ग्रंथ है। और उद्भट से हमें याद आ रहा है कि उद्भट ने रसों की संख्या कितना माना है? तो उद्भट ने रसों की संख्या जो है 9 बताया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। रुद्रट का जो है कौन सा ग्रंथ है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 60 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है? संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है? तो ये जो है राम के संशय पर आधारित ये रचना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और संशय की एक रात जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है नरेश मेहता के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? नरेश मेहता के द्वारा लिखा गया है। और ये भी याद रखिएगा कि इसको लिखा गया है 1962 में लिखा गया है। किसके संशय पर लिखा गया है? तो राम के संशय पर लिखा गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इनकी एक और रचना है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कहे कि सबरी जो है किसकी रचना है?
तो याद रखिएगा सबरी भी जो है नरेश मेहता की रचना है। देखिए संशय की एक रात और सबरी बहुत फेमस है, जो नरेश मेहता की क्या है जी, रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 61 नंबर कल है कि अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद किसका यात्रा वृतांत है। तो ये यात्रा वृतांत जो है अज्ञे का है। किसका है जी, अज्ञे का है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये यात्रा वृतांत जो है 1953 में अज्ञे जी के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। आप जानते हैं यशपाल की रचना, आप जानते हैं झूठा सच जो है इनका फेमस उपन्यास है यशपाल का, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त राह बीती इन्हीं का है। अब देखिएगा राम वृक्ष बेनीपुरी बहुत फेमस हैं, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कहे कि इनसे इनका जो है इनका जो है लाल ताड़ा है, लाल ताड़ा याद रखेंगे, या माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें इन्हीं का है। उसके बाद आप याद रख सकते हैं उड़ते चलो इन्हीं की रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अब देखिएगा निर्मल वर्मा की रचना देख लीजिए, जैसे चीरों पर चांदनी इनकी रचना है, निर्मल वर्मा की रचना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 62 नंबर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, कह रहा है कि कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है। तो ये बहुत इजी प्रश्न है, ये जो है शिव प्रसाद सिंह का है। किसका है जी, शिव प्रसाद सिंह का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कर्मनाशा जो है, ये कर्मनाशा जो था, कर्मनाशा की हार जो है, आप समझ गए कि शिव प्रसाद सिंह का है। ये सामाजिक रूढ़ियों पर आधारित है। किस पर है, सामाजिक रूढ़ियों पर आधारित है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला, देखते हैं 63 नंबर देख लीजिए। 63 कह रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है, तो इनका नाटक जो है अम्बपाली है। कौन सा है, अम्बपाली। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप कमेंट कीजिएगा कि अग्निशिखा जो है किसका नाटक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र कौन है। तो उसमें जो है शशि और सरस्वती के बारे में आप बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा शशि जो है किसका प्रवाची शब्द है, शशि जो है राकेश का प्रवाची शब्द है, या इसको हम लोग बोलते हैं मयंक भी बोलते हैं, या इसको हम लोग सुधांशु भी हम लोग बोलते हैं, या इसको हम लोग चंद्रमा भी कह सकते हैं। यानी कि चंद्रमा का प्रवाची शब्द ये है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 65 नंबर देख लीजिए। 65 नंबर कह रहा है कि कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जो हैं अपने आप में क्या है, बहुत फेमस है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी एक रचना है जो है उर्वशी है। क्या है जी, उर्वशी है, जिस पर इनको कौन सा पुरस्कार मिलता है। तो याद रखिएगा उर्वशी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिलता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा है कि कौन सी रचना नहीं है। तो अध्यात्म चिंतन तो इनकी रचना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। रेणुका भी इनकी क्या है, रचना है, तो ये भी सही हो जाएगा। दिल्ली इन्हीं की रचना है, नीम के पत्ते इन्हीं की रचना है। तो चारों जो है इनकी रचना नहीं ना हो सकती है। अध्यात्म चिंतन जो है इनकी रचना जो है नहीं है। तो जो नहीं है वही ना सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। आप समझ चुके हैं कि उर्वशी पर इनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। लेकिन इनको जो है संस्कृति के 4 अध्याय पर भी पुरस्कार मिलता है। कौन सा पुरस्कार मिलता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। अध्यात्म चिंतन इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, जो गलत था उसी को चुनना था। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर देखिएगा, 66 नंबर जो है कह रहा है कि मायादास की मारी उपन्यास के लेखक हैं। मायादास की मारी उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो हो जाएंगे भीष्म साहनी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। और मायादास की मारी की विधा अगर पूछा जाए तो ये जो है क्या है जी, उपन्यास है।
और ये उपन्यास कब आता है, तो 1988 ईस्वी में आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अमरकांत जी की कुछ रचना देख लेते हैं। जैसे अब बहादुर जो है इनका कहानी है, क्या है जी, बहादुर कहानी है। जिंदगी और जोंक इन्हीं की रचना है। अब देखिएगा राही मासूम राजा का देख लीजिए, आधा गांव फेमस है, कहे कि आधा गांव किसकी रचना है, तो राही मासूम राजा की ये रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है आपका यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 67, कह रहे कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। आपको सही अनुक्रम बताना है, यानी कि प्रकाशन के साथ आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम दिखाते चल रहे हैं। ये मृगावती का प्रकाशन कब होता है, 1540 में होता है। कब होता है जी, 1540 में होता है मृगावती का प्रकाशन। नहीं, मृगावती का नहीं, ये पद्मावत का प्रकाशन होता है। मृगावती का जो हो जाएगा आपका जो है 1503 हो जाएगा। कब हो जाएगा, यहाँ पर लिखते चल रहे हैं। मृगावती का प्रकाशन जो होता है आपका 1503 में होता है। उसके बाद पद्मावत का प्रकाशन कब होता है, 1540 में होता है। उसके बाद चित्रावली जो है, चित्रावली आती है। चित्रावली का प्रकाशन कब होता है, 1613 ईस्वी में होता है। अब एक तो और बच गया, इंद्रावती। देखिएगा इंद्रावती का प्रकाशन जो है कब होता है, 1744 ईस्वी में। तो इसी के अनुसार जो है हम लोग को क्या करना है, सही अनुक्रम चुन लेना है। तो सबसे पहले 1503 वाला आएगा, उसके बाद 1540 वाला, उसके बाद 1613 वाला, 1744 वाला। तो मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे आपका जो है मृगावती किसकी रचना है, मृगावती किसकी रचना है, तो ये कुतुबुन की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चित्रावली किसकी रचना है, तो उस्मान की रचना है। इंद्रावती कहे कि किसकी रचना है, तो नूर मोहम्मद की रचना है। किसकी है, नूर मोहम्मद की रचना है। ध्यान दीजिएगा, पद्मावत की और इंद्रावती की भाषा क्या है, किस भाषा में लिखा गया है, तो ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर 68 नंबर भी क्या है, सुमेलित करने वाला ही प्रश्न है। सुमेलित करना है 68 नंबर, देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा श्रृंगार प्रकाश जो है किसकी रचना है, तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिएगा श्रृंगार प्रकाश जो है ये आपका भोज की रचना है। किसका है, भोज की रचना है। यानी कि ए का क्या हो गया, ए का 3 हो गया आपका। अब देखिएगा थोड़ा सा व्यक्ति विवेक, व्यक्ति विवेक जो है महिम भट्ट की रचना है। तो 1 नंबर में चला जाएगा, यानी कि बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आपका चित्र मीमांसा का है ना, चित्र मीमांसा अप्यय दीक्षित का हो जाएगा, यानी कि सी का क्या हो गया, 2 हो गया। और रस मंजरी जो है आपका जो है भानुदत्त का है, यानी कि डी का क्या हो जाएगा, डी का 5 हो जाएगा। तो इस क्रम को हम लोग को याद रखना है। देख लीजिए एक बार और, श्रृंगार प्रकाश जो है किसका है, भोज का है, सही है। व्यक्ति विवेक जो है महिम भट्ट का है। चित्र मीमांसा जो है अप्यय दीक्षित का है। रस मंजरी जो है यहाँ भानुदत्त का है। यानी कि 3 1 3 1 2 5 3 1 2 5 हम लोग को देखना है, याद रखिएगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको, ऑप्शन भी दिखाते हैं। देख लीजिए कि इसमें जो है 3 1 2 5 है। 3 1 2 5 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही में है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी क्या है जी, सुमेलित करने वाला ही दिया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा सुमेलित करने वाला दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग अब केवल आपको ऑप्शन को ही हम दिखाते हैं ताकि मैच करने में आपको सही रहे। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं कौन है जी, बिहारी हैं। तो ये जो होंगे ये 4 में चले जाएंगे, यानी कि ए का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब जो है खालसा संप्रदाय, खालसा पंथ या खालसा संप्रदाय कह रहा है, तो आप सुने होंगे गुरु गोविंद सिंह को आप सुने होंगे यहाँ पर, तो बी का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए सूफी संप्रदाय का, तो शेख फरीद हो जाएगा। ये सी का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। सी का क्या हो गया, एक हो गया। अब हो गया प्रणामी संप्रदाय, तो इसके जो हैं प्राणनाथ हैं, तो प्र से प्रणामी और प्र से प्राणनाथ, तो डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो याद रखना है 4 3 1 2। देख लेते हैं 4 3 2 1 कहाँ दिया है। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर किस में है जी, 4 3 2 1, 4 3 1 2 है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फिर से, 4 3 1 2 है ना इसमें, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए 4 3 1 2 यही सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा आप जो है सुंदरदास की एक रचना जो है कमेंट करके आप बताइएगा कि सुंदरदास कौन सी रचना किए हुए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 70 नंबर देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अपभ्रंश का प्राकृताभास, अपभ्रंश का प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है। तो याद रखिएगा अपभ्रंश का प्राकृताभास हिंदी जो बोले हैं रामचंद्र शुक्ल बोले हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही क्या बोला है, अपभ्रंश का प्राकृताभास बोला है। अब देखिएगा शुक्ल जी की कुछ रचना दिखाते हैं जो STET में पूछा गया है आपको। जैसे ये पूछा था कविता क्या है, यही पूछा था कविता क्या है, ये किसकी रचना है, तो शुक्ल जी की रचना है। ये देखिए इनका निबंध जो है चिंतामणि है। क्या है जी, चिंतामणि किसका निबंध है, रामचंद्र शुक्ल का है। इनका एक कहानी भी बहुत फेमस है, 11 वर्ष का समय। कहे कि 11 वर्ष का समय किसका कहानी है, तो रामचंद्र शुक्ल का ही कहानी है। अगर आपसे कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो याद रखिएगा उसने कहा था, उसने कहा था इनकी क्या है, प्रसिद्ध कहानी है। अब देखिएगा थोड़ा सा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी क्या बोलते हैं, अपभ्रंश को क्या कहते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अपभ्रंश को बोलते हैं पुरानी हिंदी। कहे कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अब ध्यान रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। किस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो आलोक पर्व रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और आलोक पर्व की रचना करते हैं 1973 में ये करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी काव्य धारा के संपादक कौन हैं, हिंदी काव्य धारा के संपादक कौन है, तो यही है राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी काव्य धारा के क्या हैं, संपादक हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा रामचंद्र शुक्ल के बारे में तो हम आपको बता ही दिए हैं। अब राहुल सांकृत्यायन जो है आदिकाल का क्या नाम देते हैं, राहुल सांकृत्यायन जो है आदिकाल का क्या नाम दिए हुए हैं, तो याद रखिएगा ये बोलते हैं आदिकाल का नाम दिए हुए हैं सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल कहे कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो राहुल सांकृत्यायन ने। और इनकी रचना जो है हिंदी काव्य धारा की ये संपादक बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी, भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा मुसद्दसे होली की। किसकी थी, मुसद्दसे होली की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगी, 4 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर भारत भारती आया हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत भारती जो है किसकी रचना है, तो आप याद रखेंगे ये जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है जी, मैथिली शरण गुप्त की क्या है, रचना है। और आप बताइए कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया था, तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दिए थे गांधी जी दिए थे, महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिएगा 73 कह रहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह स्थापना किसकी है, या यह कथन जो है यह कथन किसका है, तो ध्यान रखिएगा यह कथन जो है आपका नगेंद्र का है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। और देखिएगा रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
किस रचना पर मिला है? तो निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, रामविलास शर्मा जो है एक निबंध भी लिखे हुए हैं। उनके निबंध का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। कहे कि परंपरा का मूल्यांकन किसका निबंध है? तो रामविलास शर्मा का निबंध है। अब देखिएगा, नामवर सिंह को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। किस रचना पर? तो इनका रचना है कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो नामवर सिंह को मिला है। नामवर सिंह की एक और रचना है दूसरी परंपरा की खोज। ये कई बार सेट में भी आया हुआ है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, नामवर सिंह की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 74 नंबर क्या कह रहा है, देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका जो है रामविलास शर्मा का है। तो ऑप्शन नंबर 1 अभी हम बताए थे कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है निराला की साहित्य साधना पर। परंपरा का मूल्यांकन जो है इन्हीं का निबंध है, रामविलास शर्मा का ही निबंध है। अगर कहे आपसे पूछ ले कि प्रेमचंद्र अवर उनका युग ये किसकी रचना है? तो ये भी रामविलास शर्मा की ही क्या है? रचना है। और आप याद रखेंगे यहाँ से कि जो रामविलास शर्मा जो हैं ये निबंधकार हैं। कैसे हैं? निबंधकार हैं, कवि हैं और सुप्रसिद्ध आलोचक भी हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको बोल रहा है निम्नलिखित अलंकारों को उनके वर्ग के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है 1 नंबर में उत्प्रेक्षा दिया है। ये किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? तो उत्प्रेक्षा जो होता है सादृश्य मूलक के अंतर्गत आएगा। तो 1 का आपका क्या हो गया? 1 का 3 हो गया, 1 का 3 हो गया। वक्रोक्ति किसके अंतर्गत आएगा? तो प्रतिमूलक के अंतर्गत आता है। गुढ़ात प्रतिमूलक के अंतर्गत आएगा, यानी कि बी का क्या हो गया आपका? 4 हो गया। ठीक है। विशेषोक्ति जो होता है ये जो होता है विरोध के अंतर्गत, विशेषोक्ति विरोध के अंतर्गत आएगा। सी का 1 हो जाएगा आपका। सलेश किसके अंतर्गत आएगा? तो जो बच गया वही होगा। औप्य गर्भ के अंतर्गत। तो डी का क्या हो जाएगा? 2। थोड़ा सा कठिन है ये सब, हमको याद रखना है। 3 4 1 2। चलिए हम लोग मिलाते हैं। 3 4 1 2, 3 4 1 2 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलंकार से पूछा था, तो अलंकार के बारे में याद रखिएगा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक चाहे संस्थापक कौन है? तो भामा है। कौन है? भामा है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। तीनों का नाम याद रख सकते हैं आप। पहला आप शब्द अलंकार याद रखेंगे, दूसरा अर्थ अलंकार और तीसरा जो है आप उभय अलंकार याद रख सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो है 76 जो है ये भी कह रहा है सुमेलित करने के लिए ही कह रहा है। देख लीजिए, सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो हम आपको जो है ऑप्शन को दिखाते हैं, ABCD को दिखाते हैं, तब हम लोग सुमेलित करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिख रहा है आपको। देखिए जैसे लिखा गया है कविता के नए प्रतिमान, अभी हम आपको बताए थे कविता के नए प्रतिमान जो है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएंगे नामवर सिंह, यानी कि हम लोग देख लिए कि ए का क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। अब देखिएगा आलोचना के मान यहाँ पर दिया हुआ है, आलोचना के मान तो ये हो जाएंगे शिवदान सिंह चौहान। तो यहीं पर आ जाएंगे 3 नंबर, यानी कि बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नई कविता के प्रतिमान, देखिए नई कविता के प्रतिमान जो है लक्ष्मीकांत वर्मा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य जो हो जाएगा आपका रघुवंश का हो जाएगा, यानी कि डी का 1 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है 4 3 2 1। ऑप्शन देखिए 4 3 2 1 कहाँ दिया है?
4 3 2 1 जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी जो है 77 नंबर का है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ क्या करना है, सुमिलित करना है। तो चलिए हम लोग सुमिलित करके देख लेते हैं। देखिए आपको ऑप्शन जो है आपको दिख रहा होगा, यहीं पर हम लोग सुमिलित करते हैं। देखिए त्रिशंकु लिखा गया है। त्रिशंकु जो है आपको हम बताए थे कि अज्ञे जी की क्या है, ये रचना है त्रिशंकु। तो एक का क्या हो जाएगा, एक का यहाँ पर 4 हो जाएगा, एक का 4 हो गया। अब देखिएगा ठेले पर हिमालय, कई बार तो आपको हम समझाएं हैं, ठेले पर हिमालय जो होगा धर्मवीर भारती का रचना हो जाएगा, यानी बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिएगा कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग जो है शिव प्रसाद सिंह की रचना है, तो सी का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। शब्द और स्मृति जो है आपका निर्मल वर्मा का हो जाएगा, तो यहाँ पर चला जाएगा 1। डी का क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि 4 3 2 1। देख लेते हैं ऑप्शन में 4 3 2 1 कहाँ दिया है। तो अभी जो है यहाँ पे 1 2 ऑप्शन में नहीं मिला, 4 3 2 1, तो और भी ऑप्शन आपको हम दिखाते हैं। देखिएगा 4 3 2 1 जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है कर 78 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या रस अस्थाई भाव से विलक्षण होता है। क्या जो रस है जो अस्थाई भाव से क्या होता है, विलक्षण होता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है रस ही है, क्या है, रस ही है जो अस्थाई भाव से क्या होता है, विलक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कहे तो 8 हो जाएगा, कहे कि उद्भट के अनुसार रसों की संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। रस के कितने अंग है, तो याद रखिएगा रस के 4 अंग है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 और सेकेंड लास्ट। घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे। तो ये जो थे आपके जो है निम्बार्क संप्रदाय के थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। और घनानंद का संबंध जो है रीति काल से है, किससे है, रीति काल से है। और रीति काल में भी किससे है, तो रीति मुक्त कवि हैं। कैसे कवि हैं, रीति मुक्त ये कवि हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर कह रहा है कृष्णायन किस विधा की रचना है। कृष्णायन जो है किस विधा की रचना है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है कृष्णायन जो है आपका जो है महाकाव्य है, क्या है जी, महाकाव्य है। तो ऑप्शन नंबर 80 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि कहा जाए कि बताइए कि प्रिय प्रवास जो है एक महाकाव्य है, ये किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा प्रिय प्रवास जो है हरिऔध की क्या है, रचना है। अब जो है इनका वैदेही वनवास जो है किसकी रचना है, तो इन्हीं की रचना है, हरिऔध की रचना है। एक खंड काव्य लिखे हुए हैं, पंचवटी खंड काव्य कहे कि कौन लिखे हुए हैं, तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी जो है क्या है, खंड काव्य है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और इसे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।